अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस सबसे पहले हम देख लेते हैं कि होम्योस्टेसिस कंसिस्ट करता है, दो वर्ड पे कंसिस्ट करता है। कौन कौन से दो वर्ड्स, मैं उसको सर्कल कर देता हूँ। नंबर वन कौन सा होगा, होमियो, और सेकंड कौन सा है, ये स्टेसिस। ये दोनों रहते रहते हैं। ठीक है, होमियो और स्टेसिस। होमियो का मतलब क्या है, हम मतलब ले लेते हैं होमियो का। होमियो का क्या, नंबर वन हम इसे होम भी कह देते हैं। ठीक है, या फिर नंबर टू दूसरा इसका मतलब क्या है, सेम। हम इसका मतलब ले लेते हैं सेम। इसी तरह स्टेसिस के भी दो मतलब है। नंबर वन क्या होगा, इसका होगा टू मेंटेन। सेकंड इसका क्या होगा, सेकंड इसका जो मीनिंग होगा वो होगा स्टिल। ठीक है, ये दोनों इसके मतलब है। अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले को मैं ज्वाइन कर लेता हूं। ये क्या बन जाएगा, ये मैंने ज्वाइन किया है, ये बन गया है होम टू मेंटेन। इसकी कोई समझ आ रही है कि किसको मेंटेन करना है, होम को। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह एक सिस्टम चल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक होम ले लो, एक घर ले लो, उसकी बाउंड्री होती है। ठीक है, चार दीवारी होती है, आप उसके अंदर रहते हो। आप क्या करते हो, होम को मेंटेन कर रहे होते हो। ठीक हो, मतलब उसकी सफाई साफ सुथराई करना, मतलब ये उसने आपने होम को मेंटेन करना है। अब इसकी डिफाइन पे आ जाते हैं कि होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं। होम्योस्टेसिस की डिफाइन क्या है, टू मेंटेन, ये भी हमने ही मेंटेन करना होगा। टू मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट जो क्या हो सकता है, सेल भी हो सकता है या फिर बॉडी भी हो सकती है। ठीक है, किस चीज से मेंटेन, टू मेंटेन करना है इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम दी हार्म्स एंड फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। आप डेफिनेशन पे गौर करें। ठीक है, आपने क्या करना है, मेंटेन करना है। किस चीज को मेंटेन कर लो, या दूसरा आप ये भी लिख सकते हो इसको, मेंटेन या प्रोटेक्ट करना है। क्या करना है, या तो मेंटेन करोगे आप इसको, या फिर इसे प्रोटेक्ट करोगे। किस चीज को, इंटरनल इन्वायरमेंट को। किस चीज से आपने मेंटेन और प्रोटेक्ट करना है, नंबर वन हार्म से, नंबर टू किस चीज से, फ्लक्चुएशन से। किस चीज, कौन से इन्वायरमेंट से आपने करना है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आपने इसको मेंटेन करना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो बॉडी है वो इंटरनल इन्वायरमेंट है, बॉडी है। ठीक है, या फिर सेल ले लेते हैं। सेल का फॉर एग्जांपल मैं सेल ले लेता हूँ। ये सेल है, एक सेल है जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। ये उसके जो इनसाइड है वो क्या होगा, ये हो जाएगा उसका इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट। उस जो उसके आउटसाइड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजिंग आ रही है, उसने इस चेंजिंग से जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, उसको मेंटेन करके रखना है। बाहर बेशक जो मर्जी हो रहा हो, लेकिन वो उस चीज को मेंटेन करेगा। ठीक है, दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। टू मेंटेन इंटरनल, मेंटेन करना है या प्रोटेक्ट करना है, किस चीज को, इंटरनल इन्वायरमेंट्स को। किस चीज से, हार्म्स और फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी हार्म्स आई, जो भी फ्लक्चुएशन आई, आपने उससे इंटरनल इन्वायरमेंट को चेंज करना है। अब इसके कंपोनेंट देख लेते हैं कि इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके जो मेन तीन कंपोनेंट हैं होम्योस्टेसिस के, कौन कौन से हो जाएंगे, मैं इधर लिख देता हूं। नंबर वन हो जाएगा वाटर एंड सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, नंबर टू हो जाएगा वेस्ट
मटेरियल्स। ठीक है, इन चीज़ों को हमने मेंटेन करना होगा। नंबर 3 हो जाएगा टेम्परेचर। बॉडी या सेल ने इन 3 चीज़ों को बेसिकली इन 3 चीज़ों को मेंटेन करना है। सबसे पहले हम वन बाय वन तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ किसकी, वाटर एंड सॉल्ट्स की। वाटर और सॉल्ट्स को भी मेंटेन करना बॉडी के लिए लाजमी होता है। टू मेंटेन इसको वाटर और सॉल्ट्स को मेंटेन करने के अमल को क्या कहते हैं, हम नाम दे देंगे एक ओस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ओस्मो रेगुलेशन की हम डिफाइन कर लेते हैं कि अब ओस्मो रेगुलेशन किसे कहते हैं, टू मेंटेन वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन, सॉल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करना अकॉर्डिंग टू दी, यहां पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दी नीड ऑफ सेल, नीड ऑफ सेल या बॉडी कर लो। ठीक है, मतलब एक सेल को जितनी कंसंट्रेशन वाटर की चाहिए होगी या सल्यूट की, ये सॉल्ट्स की चाहिए होगी। ठीक है, इधर वाटर एंड सॉल्ट, जितनी कंसंट्रेशन उसे वाटर की चाहिए होगी या सॉल्ट की चाहिए होगी, वो उसको मेंटेन कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल एक सेल है, उसे चाहिए होगा 10 ग्राम चाहिए होगा H2O वाटर, उसे चाहिए होगा 2 ग्राम क्या चाहिए होगा उसे, सॉल्ट, ये चाहिए होगा उसे। वो क्या करेगा, अभी बाहर वाला जो इन्वायरमेंट है, बाहर वाले इन्वायरमेंट में इसके पास इंटरनल अंदर जो मौजूद है वो है 8 ग्राम वाटर, उसने करना कितना है 10 ग्राम, और साल्ट इसका अंदर क्या है 1.5 ग्राम है। ठीक है, और इसने करना कितना है 2 ग्राम करना है। ये क्या करेगा, बाहर से वाटर को इनटेक करेगा, बाहर से वाटर को इनटेक करके कितना कर लेगा 10 ग्राम कर लेगा, और सॉल्ट की कंसंट्रेशन 2 ग्राम कर लेगा। ठीक है, हम वाटर और सॉल्ट्स को मेंटेन करते हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मेंटेन करते हैं, एक सेल को इसकी क्या इतनी जरूरत पड़ गई कि उसे उसके लिए लाजमी ये जुज हो गया कि उसे वो मेंटेन करे और उसको एक लेवल तक ही रखे, क्या जरूरत पड़ गई एक सेल को। मैं बता देता हूं, आपको पता है, आपने पीछे पढ़ा भी होगा, क्या पढ़ा होगा। सबसे पहले वाटर की बात कर लेते हैं। वाटर क्या है, वाटर क्या है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब है कि वाटर की एबिलिटी है को मैक्सिमम जो सोल्यूट्स होंगे, सॉल्ट्स होंगे, उनको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। ठीक है, अपने अंदर उसे हल कर लेगा। सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी ये वाटर में पाई जाती है इस दुनिया में, जितने मैक्सिमम जो सोल्यूट्स या सॉल्ट्स होंगे उनको डिसॉल्व कर लेगा। ठीक है, नंबर 2, ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, नंबर 2, जो रिएक्शन हो रहे होते हैं किस चीज में रिएक्शन अक्कर इन सेल और इन बॉडी, वो किसकी मौजूदगी में हो रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर की मौजूदगी में हो रहे हैं। नंबर 3, ये क्या करता है, ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा फॉर रिएक्शन के लिए। ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसकी मौजूदगी में बहुत से रिएक्शन हो रहे होंगे, ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा रिएक्शंस के लिए। फिर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसी सेल की एग्जांपल ले लें, ये इंटरनल एनवायरनमेंट है। आपको तो सेल के अंदर न्यूक्लियस, बाकी ऑर्गेनेलिज होती हैं, उसके अलावा साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में जो मोस्टली जो कंपोनेंट होता है वो वाटर का होते हैं, काफी मिकदार में वाटर पाया जाता है। अब वो वाटर क्या साइट प्रोवाइड कर रहा होता है, जितने भी रिएक्शन हो रहे होते हैं मोस्टली जो हो रहे होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं। अब देखो साइटोप्लाज्म में तो वाटर है, वो क्या एक साइट प्रोवाइड कर रहा है कि वहां पे रिएक्शन अकर हो। ठीक है, वहां पे रिएक्शन हो। ठीक है, नंबर 2 हम बात कर लेते हैं किसकी, सॉल्ट की। अब एक सेल को क्या जरूरत पड़ गई है कि वो सॉल्ट्स को भी मेंटेन करें। ठीक है, सॉल्ट्स में आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, पोटाशियम हो गया, कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया। ठीक है, और आयन, ये आयन्स वगैरह हो गए। ठीक है, सोडियम पोटाशियम, ये इनको मेंटेन करता है स्पेसिफिक रेंज तक।
फॉर एग्जाम्पल देखो, सोडियम और पोटेशियम की बात कर लेते हैं या फिर क्लोराइड की बात कर लेते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये नर्व सेल्स में पाए जाते हैं। ये अपना वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसकी मेम्ब्रेन के अंदर वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो पैगाम हमारी बॉडी से ब्रेन तक जाता है उनमें ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ये मैं एक सेल की मेम्ब्रेन बता देता हूँ। ये उसकी इंटरनल साइड है, एक्सटर्नल साइड है। उसके बाहर सोडियम हो गए, सोडियम हो जाएंगे, ठीक है, सोडियम, और अंदर उसको क्या हो जाएगा? पोटाशियम और क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, ये इसके लेवल को मेंटेन किया वो उसने। फॉर एग्जांपल अगर इधर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ना, जब एक्शन पोटेंशियल बाहर से कोई स्टिमुलस यहाँ पे अप्लाई होगा जाके, ये सोडियम मूव करना शुरू हो जाएंगे इनसाइड। इनसाइड इसका जो अंदर जो उसका -70 वोल्ट होता है, जो इसका वो होगा ना, -70 होगा। जब सोडियम इनसाइड मूव करेंगे तो इसका तकरीबन +20 पे आ जाता है। क्यों अंदर नेगेटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड भी और दूसरे कैटाइंस भी पाए जाते हैं, इस वजह से अंदर -70 वोल्ट होता है। अब बाहर से सोडियम अंदर आया तो उसने पॉजिटिव करके कितना +20 कर दिया। अब सोडियम और ज्यादा हो जाए, अगर फॉर एग्जाम्पल और ज्यादा सोडियम हो जाए तो वो उसे क्या प्लस में रखेगा। जब प्लस में रखेगा तो वो बार बार डिटेक्ट होता रहेगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, उसके अलावा ये सोडियम पोटाशियम ये कहाँ हार्ट मसल में भी होते हैं। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये भी इसकी इंपॉर्टेंस है। बाकी आगे कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स हो गए, ये बफरिंग का काम करते हैं। एक सोल्यूशन है फॉर एग्जांपल, उसकी पीएच को मेंटेन रखते हैं। जैसे क्या पीएच को मेंटेन रखते हैं, जैसे ब्लड के अंदर क्या होगा, ये पीएच को ब्लड की को मेंटेन करके रखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसके पास हाइड्रोजन कम हो गए ना, कार्बोनेट से हाइड्रोजन आ जाएगा, उसके हाइड्रोजन मेंटेन हो जाएंगे और उसकी पीएच मेंटेन हो जाएंगी। ठीक है, पीएच और पीओएच को ये मेंटेन करते हैं, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। इसलिए साल्ट्स की भी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। ठीक है, कि उसको भी बॉडी ने मेंटेन रखना है। ये मैंने इसकी इंपॉर्टेंस आपको बता दी। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं किस चीज की? वेस्ट मटेरियल की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल को क्या कहेंगे? हम नाम दे देंगे एक्सक्रीशन का नाम दे देंगे। किसका नाम दे देंगे? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन को हम डिफाइन कर लेते हैं, एक्सक्रीशन किसे कहते हैं? टू रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम दी सेल से रिमूव करेंगे या फिर बॉडी से रिमूव करेंगे। अब बॉडी को क्या जरूरत पड़ गई कि वेस्ट मटेरियल को रिमूव करें? देखो, आपने फूड लिया, कार्बोहाइड्रेट्स लिया है, लिवर लिया या प्रोटीन लिया है, आपने माउथ के जरिए उसे चीव किया है, वो चला गया फिर एसोफेगस के जरिए स्टोमक में, स्टोमक से फिर चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डाइजेस्ट हो जाती है, मतलब छोटे छोटे प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है, वहां से फिर आपके ब्लड में चली जाएगी। आपने फूड ली, मैं इधर ड्राई कर देता हूँ, आपने क्या लिया? फूड। किसके जरिए आपने फूड ली? माउथ। ठीक है, वहां से चले गए क्या? स्टमक में, एसोफेगस से हो गया। ठीक है, स्टमक में चलेगी, फिर वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर वहां से कहाँ चले गई? ब्लड में चली गई। अभी ब्लड से कहाँ चली जाएगी? सेल्स के पास चली जाएगी। अब सेल्स क्या करेंगे? उसे यूज करेंगे, यूज करने के बाद उसकी एंड प्रोडक्ट बनाएंगे। जो एंड प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी? वो वेस्ट मटेरियल होंगे, वेस्ट मटेरियल होंगे। आगे जाके हम इसे फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे एक्सक्रीशन में। ठीक है, यहाँ तक आप समझ लो। वेस्ट मटेरियल होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल वेस्ट मटेरियल कैसे होते हैं? यूरिन की बात कर लेता हूँ। यूरिन में वेस्ट मटेरियल कौन कौन से होंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट जो वेस्ट मटेरियल होगा यूरिन में क्या होगा? यूरिन की अगर बात करूं तो नंबर 1 उसमें यूरिया हो गया, नंबर 2 उसमें क्रेटिनिन हो गया। ठीक है, नंबर 3 उसमें ब्लड कंपोनेंट होंगे। ठीक है,
इस तरह मतलब ये यूरिया, क्रेटिनिन, ब्लड कंपोनेंट, इसके अलावा कौन से साल्ट्स भी हो सकते हैं जैसे सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, सोडियम, पोटाशियम, ये इलेक्ट्रोलाइट्स, ये साल्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यूरिया को मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ, ह्यूमंस क्या सिक्रीट करते हैं, यूरिया सिक्रीट करते हैं, ठीक है, यूरिया सिक्रीट करते हैं। और फिर वो यूरिन के अंदर यूरिया होगा, क्रेटिनिन होगा, ब्लड कंपोनेंट और साल्ट्स होंगे। ये सिक्रीट करना लाजमी होता है बॉडी को, अगर ना सिक्रीट करें वो बॉडी के लिए टॉक्सिक हो जाता है, डेंजरस हो जाता है, जिसकी वजह से फर्दर कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है, इसलिए इसे सिक्रीट करना लाजमी होगा। इसे वन बाय वन हम फर्दर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा फर्दर। फिलहाल आप ये देखो कि कौन कौन से कंपोनेंट है जो यूरिन में सिक्रीट करना है ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। इसलिए इसको जो वेस्ट मटीरियल है इसको भी रिमूव करना लाजमी होता है बॉडी से। जो थर्ड आ जाता है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम सेकंड क्या कहेंगे, थर्मो रेगुलेशन का नाम दे देते हैं। अभी थर्मो का इधर क्या मतलब है, थर्मो का मतलब है हीट, और रेगुलेशन का मतलब वही क्या है, टू मेंटेन करना। किसको मेंटेन करना, हीट को। ये थर्मो मतलब टेम्परेचर भी कह दो, टेम्परेचर को मेंटेन करेगी बॉडी। क्या अब इसकी डिफाइन लिख देता हूँ, थर्मो रेगुलेशन का क्या मतलब होगा, टू मेंटेन बॉडी और सेल टेम्परेचर, टेम्परेचर टू ए स्पेसिफिक रेंज, एक स्पेसिफिक रेंज तक उसे मेंटेन करना। उस हमारे को क्या नाम दे देंगे, हम थर्मो रेगुलेशन का नाम दे देंगे। टेम्परेचर को स्पेसिफिक रेंज तक मेंटेन करने का हमारे को थर्मो रेगुलेशन कह देंगे, ठीक है। अब ये टेम्परेचर को मेंटेन करने की बॉडी को क्या जरूरत पड़ेगी, ठीक है, हमने पीछे पढ़ा साल्ट, वेस्ट मटेरियल, साल्ट और वाटर को बॉडी क्यों मेंटेन कर रही है, वेस्ट मटेरियल को क्यों रिमूव कर रही है, वाटर को क्यों मेंटेन कर रही है, साल्ट्स को क्यों एक्स्ट्रा है तो रिमूव कर रही है, वैसे उसे मेंटेन कर रही है, स्पेसिफिक रेंज तक रख रही है। इसी तरह टेम्परेचर की भी बात करें, टेम्परेचर भी एक स्पेसिफिक रेंज तक बॉडी क्यों रख रही है, क्या रीजन हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लेता हूँ ह्यूमन बींग्स की, फिर हम मोस्टली ह्यूमन बींग्स को ही इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। ह्यूमन बींग्स की बात कर लेता हूँ, उनके जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, फीवर हो गया, फीवर में टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया, कितना फॉर एग्जांपल हो गया 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया फीवर में, 1 डिग्री सेंटीग्रेड सिर्फ बढ़ा है, ठीक है। अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने से 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। वैसे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 है। अब 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, आप जाते हो किसके पास, डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर क्या कहते हैं, आपको कहता है सॉफ्ट क्या लें, फूड लें, और प्लस रिकमेंड क्या कर देता है, कुछ मेडिसिन कर देता है, ठीक है, मेडिसिन आपको रिकमेंड कर देता है, आप मेडिसिन भी लें, ठीक है। अब ये सॉफ्ट फूड का क्या मतलब है, सॉफ्ट फूड का ये मतलब है, आपने पढ़ा होगा एंजाइम, ये एंजाइम है, वैसे ड्रॉ करता हूँ, ये एंजाइम है, ये उसकी मैं, ये है उसकी एक्टिव साइट, ठीक है, ये एक्टिव साइट है उसकी। जो इसकी एक्टिव साइट होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, क्या होगी, सेंसिटिव होगी टू टेम्परेचर के। अब देखो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया तो इसकी जो एंजाइम होगा वो वर्क करेगा 35 से लेके 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसने मैक्सिमम वर्क करना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया तो उसकी वर्क करने की एफिशिएंसी कम होगी, जैसे ही उसकी वर्क करने की एफिशिएंसी कम हुई तो डॉक्टर क्या, टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, वर्क करने की एफिशिएंसी कम हुई, डॉक्टर ने क्या कहा, सॉफ्ट फूड लो, ठीक है, ब्रेड वगैरह ले लो, ताकि जो इसकी कम एफिशिएंसी में भी ये वो थोड़ा बहुत वर्क करे और आपको एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करे, ठीक है, इसलिए वो सॉफ्ट फूड को रेकमेंड कर लेते हैं, ठीक है, रेकमेंड करते हैं। अब देखो बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या हुआ, विंटर आया, विंटर में कुछ प्लेसेस ऐसी है उनका -50 से भी अबव एक्सीड कर जाता है, ठीक है। और समर की बात कर लेते हैं, समर में कुछ प्लेसेस ऐसी हैं उनका +50 से एक्सीड कर जाता है, लेकिन हमने बॉडी का टेम्परेचर कितना रखना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखना है। आगे ना वही बात, क्या करना है, मेंटेन करना है इंटरनल इन्वायरमेंट को या बॉडी को, या प्रोटेक्ट करना है, किससे, हार्म्स और फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हार्म्स और फ्लक्चुएशन क्या हो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, देखो बॉडी तो चाहती है 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो, फ्लक्चुएशन और हार्म्स क्या आई, 50 पे चला गया, +50 पे चला गया, ये फ्लक्चुएशन आई ना, लेकिन हमने फिर भी रखना है कितने पे,
37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसलिए नेसेसरी है कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करें। मैंने आपको रीजन भी बता दी कि वाटर और सॉल्ट्स को क्यों मेंटेन करना है, वेस्ट मटेरियल को क्यों रिमूव करना है और टेम्परेचर को क्यों मेंटेन करना है। ठीक है, अब इन चीजों को मेंटेन करने के लिए भी एक कंट्रोल सेंटर होता है बॉडी के अंदर। बात कर लेते हैं। वैसे मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दे देता हूं, उससे आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा कि कैसे कंट्रोल सेंटर वर्क कर रहा होता है। हम बात कर लेते हैं फिजिकल कंट्रोल सेंटर की। कंट्रोल सेंटर, ठीक है, कंट्रोल सेंटर में हम बात कर लेते हैं फिजिकल कंट्रोल सेंटर, इसकी बात कर लेते हैं। और दूसरा हम बात करेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल सेंटर की। ठीक है, ये फिजिकल कंट्रोल से सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं। कंट्रोल सेंटर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल कंट्रोल सेंटर। देखो आपने क्या किया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने फिश ली है, मछली ले ली है, आपने उसे एक ब्रीड करवाना है, ठीक है, तो आपने उसे एक पॉन्ड में रखा हुआ है, तालाब में, ठीक है, ब्रीड करवाना है, फिश ले ली, आपने उसे कहाँ रख दिया, पॉन्ड में रख दिया। आपने क्या करवाना है, उसे ब्रीड करवाना है। उसका जो टेम्परेचर होगा वो कितना रखोगे आप, फॉर एग्जांपल 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड आपने रखना तो वो ब्रीड कर पाएगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो आपने एक ले लिया है थर्मोमीटर ले लिया, ठीक है, ये आपने प्लेस कर दिया उस वाटर में जहाँ पे वो फिश है। आपने देखा ये टेम्परेचर कितना है 30, फॉर एग्जांपल ये है 30 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या कर गया, एक्सीड कर गया, 31 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। आप तो क्या प्रोवाइड करोगे, अब उसे डिटेक्ट किसने किया टेम्परेचर को, थर्मोमीटर ने, इसने इसको डिटेक्ट किया है। ऑब्जर्व किसने किया है, हमने खुद ने किया है, ठीक है, ह्यूमन ने उसे ऑब्जर्व किया है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेटर हो गया, ऑब्जर्व कर रहा है उसे, ठीक है, ऑब्जर्व किया है, तो उसने क्या किया, रिस्पॉन्स क्या दिया, उसने रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है, रिस्पॉन्स क्या दिया, जो अफेक्टर के उसमें आता है, तो उसने क्या किया, वहां पे कोल्ड वाटर थोड़ा सा इंटर कर दिया, ठीक है, तो वही दोबारा से टेम्परेचर कितना आ जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 29 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, समझ आई। देखो कौन सी चीज उसे डिटेक्ट कर रही है, थर्मोमीटर उसे डिटेक्ट कर रही है। अब जो कोऑर्डिनेटर होगा वो ह्यूमन होगा, जो उसे देख रहा है भाई कितना टेम्परेचर बढ़ा है, तो उसका रिस्पॉन्स क्या देना चाहिए, रिस्पॉन्स क्या दिया उसने, कोल्ड वाटर इंटर कर दिया, उसमें डाल दिया, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर मेंटेन हो गया। ठीक है, ये क्या होगा, ये अफेक्टर, इसे हम नाम दे देंगे अफेक्टर का नाम दे देंगे। इससे क्या नाम दे देंगे, रिसेप्टर का, जो रिसेप्टर का नाम दे देंगे। ये जो ह्यूमन है इसे हम क्या नाम दे देंगे, कोऑर्डिनेटर का नाम दे देंगे। ठीक है, क्या नाम दिया इसे, कोऑर्डिनेटर का। ये हो गया फैक्टर, ये हो गया कोऑर्डिनेटर, ये होगा रिसेप्टर। ये हमने वैसे फिजिकल पढ़ लिया, लेकिन हमने इसमें बायोलॉजिकल टर्म्स को इंक्लूड कर दिया, वैसे मैंने आपको समझाने के लिए। बायोलॉजिकल टर्म में भी ये 3 होते हैं। नंबर 1 होगा रिसेप्टर, नंबर 2 होगा कंट्रोल सेंटर, और नंबर 3 हो जाएगा इफेक्टर। ये 3 चीजें होंगी, ठीक है, 3 टर्म्स होंगी। अब बात क्या हुई, देखो फॉर एग्जांपल रिसेप्टर का क्या काम है, मैं यहां लिख देता हूं, रिसेप्टर का काम है रिसीव करना और डिटेक्ट करना किसी भी स्टिमुलस को। ठीक है, ये रिसीव करेगा या डिटेक्ट करेगा, ये रिसीव करके फिर भेज देगा, किसके पास भेजेगा, ये भेज देगा कोऑर्डिनेटर के पास या कंट्रोल सेंटर के पास, जो उसे क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। अब कोऑर्डिनेट करने के बाद वो रिस्पॉन्स शो करेगा इन द फॉर्म ऑफ रिसेप्टर। क्या शो करेगा, रिस्पॉन्स शो करेगा इन द फॉर्म ऑफ रिसेप्टर। ठीक है, इस फॉर्म में उसने रिस्पॉन्स शो करना है। रिसेप्टर ने क्या किया, एक स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद भेज दिया कंट्रोल सेंटर के पास या फिर कोऑर्डिनेटर के पास। उसने क्या किया, उसे कोऑर्डिनेट करना है, फिर वो रिस्पॉन्स शो करेगा इन दी फॉर्म ऑफ रिसेप्टर। अब मैं आसान वर्ड से आ जाता हूँ, इजी वर्ड में आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। देखो इसी तरह क्या हुआ,
टेम्परेचर ने क्या किया, उसे थर्मोमीटर ने उसे क्या किया, डिटेक्ट किया स्टिमुलस को या रिसीव किया, फिर उसे कोऑर्डिनेट किसने किया, ह्यूमन ने देखा है ना, ह्यूमन ने उसको, या फॉर एग्जांपल थर्मोमीटर 31 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, 31 हुआ तो उस पर वो अलार्म लगा होता है, वो बजना शुरू हो जाता है, टाणा, मतलब वो क्या हुआ, डिटेक्ट कर रहा है ना भाई बढ़ गया, तो उसने रिस्पॉन्स किसके पास भेज दिया, ह्यूमन बीइंग, जो क्या होगा कोऑर्डिनेटर के पास, उसे कोऑर्डिनेट करेगा, वो कोऑर्डिनेट का मतलब उसे समझेगा, समझना है क्या है भाई, ये तो बढ़ गया है, मैं क्या करूं, समझने के बाद वो फौरन क्या करेगा, कोल्ड वाटर एंटर कर देगा, जो फैक्टर की वजह से शो हो जाएगा, वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। इधर भी सेम है, स्टिमुलस रिसेप्टर ने रिसीव किया, किसी भी स्टिमुलस को रिसीव कर दिया, पैगाम को रिसीव कर लिया, उसने भेज दिया कंट्रोल सेंटर के पास या कोऑर्डिनेटर के पास, उसको रीड करेगा, अब पैगाम को रीड करके वो देखेगा इसका आंसर क्या देना है, उसका आंसर फिर फैक्टर के उसमें शो होगा, सॉरी फैक्टर के फॉर्म में शो होगा। फॉर एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल एक और दे देता हूँ, एक गर्म चीज़ है, आपको नहीं पता वो गर्म है, आपने उसको हाथ टच किया, कोई फिंगर टच की, फौरन आपने हैंड पीछे कर लिया, क्या हुआ, फिंगर टच की, उस वक्त रिसेप्टर ने रिसीव करके आपका सीधा ब्रेन के पास पैगाम भेज दिया, भाई ये गर्म है, ये आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है, और उसने कोऑर्डिनेट किया, भाई इसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, उसने कोऑर्डिनेट करके रिस्पॉन्स दिया, भाई फिंगर को तुम फौरन पीछे हो जा, उसने अपने फिंगर को फौरन पीछे कर लिया, भाई ये डेंजरस है, इसलिए उसने फिंगर को पीछे कर लिया, इस तरह क्या हुआ, उसका रिस्पॉन्स शो हो गया, ठीक है। सो आज के टॉपिक में हमने होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ा है, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा, नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, अल्लाह हाफिज़।